हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर एग्रीकल्चर रैंकर्स अकेडमी। मैं आपका युवराज धार्मिक और ये हमारा बेनिफिशियल इंसेक्ट एंड पेस्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड देयर मैनेजमेंट का दूसरा लेक्चर है। कौन सा लेक्चर है? तो ये दूसरा लेक्चर है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट। देखिए, थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंस तो हमने पढ़ा था, किसमें? पहले लेक्चर में। लेकिन ये वाला जो लेक्चर है वो डेडिकेटेड है सिर्फ इम्पोर्टेंस में कि कौन सा कीट किस विशेषता को पूर्ण करता है और किन प्रकार उसे लाभ पहुंचाता है हमारी कृषि को, अर्थात हमारी खेती को किस प्रकार से लाभ पहुंचा रहा है वो। तो सबसे पहला जो कार्य आता है वो लाभकारी कीट यानी कोई भी कीट वो करता है वो होता है परागण करता है। ओके, तो हम पहले परागण के परिपेक्ष यानी सापेक्ष में देखेंगे कि कौन कौन से कीट हैं जो परागण में सहायक होते हैं। तो पहले बात करते हैं गैर एपिस यानी नॉन एपिस प्रजातियों द्वारा फसलों का परागण। देखिए, नॉन एपिस प्रजातियां कोई और नहीं है, ये एक 20 की ही प्रजातियां हैं, लेकिन इनका जीनस क्या होता है वो एपिस नहीं होता है। यानी इसमें देखिए नॉन एपिस, नॉन का मतलब नहीं, एपिस मतलब एपिस जो कि एपिस ना हो, यानी जिनका जीनस एपिस नहीं होता है। देखिए, जब आप बात कर रहे हैं कि भैया ये लाभकारी भी है तो उसमें क्यों नहीं रखा गया? देखिए, वो वाली अधिक लाभकारी होती हैं। 20 क्या बेनिफिशियल इंसेक्ट हैं, उनसे हम शहद उत्पादन करते हैं, उनका पालन करते हैं। तो ये जो नॉन एपिस वाली होती है इनका पालन नहीं किया जाता। ओके, अगर इनके बारे में आप अधिक जानना चाहते हैं तो कल हमने इस पर लेक्चर लिया था नॉन एपिस पर, वो देख लीजिए, वो मिल जाएगा आपको। अब इसे पढ़ते हैं आगे हम। तो देखिए, नॉन एपिस जो स्पीशीज होती हैं ये फसलों का परागण से संबंधित कार्य करती हैं, लेकिन इसमें अगर हम बात करें कि ये किस प्रकार करती हैं और कौन सी मधुमक्खियां करती हैं, जब मैंने कल आपको बताया था कि नॉन एपिस में कौन कौन सी प्रजातियां आती हैं, तो उसमें मैंने कल आपको बताया था कि भौरा मधुमक्खियां यानी बम्बल बीस जो होती हैं वो करती हैं ऐसे कार्य। और मैंने बताया था टमाटर और बैगन में ये कार्य करती हैं और ग्रीन हाउस में इनका उपयोग किया जाता है। तो ये बम्बल वाली जो मैंने बताई ये क्या करती हैं? टमाटर में परागण करती हैं। ओके, यद्यपि मधुमक्खियां 20 अधिकांश पौधों की प्रजातियों के लिए सबसे प्रभावी परागणकर्ता मानी जाती हैं, लेकिन अन्य कीटों को भी परागण में उनके योगदान के लिए पहचाना गया है। देखिए, 20 जो होती हैं इन्हें पहचानते क्यों हैं कि इनकी जो लेग्स होती हैं वो पॉलिनेशन के लिए अच्छी होती हैं। पॉलन्स इनके लेग्स पर चिपक जाते हैं, चपक नहीं मतलब चिपक जाते हैं, अच्छा प्रोनाउंसिएशन ये होगा, चिपकना, चिपक जाते हैं और स्टिग्मा पर चले जाते हैं जिससे पॉलिनेशन हो जाता है। लेकिन अदर कीट भी तो हैं, अन्य कीट भी तो हैं जो कर रहे हैं पॉलिनेशन, तो उन कीटों को नज़रअंदाज कर देना क्या सही होगा? कदाचित सही नहीं होगा। तो उन कीटों को भी हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो कौन से कीट हैं? तो पहली हेडिंग ही जो है हमारी वो है अन्य प्रमुख परागणकर्ता कीट। क्या? अन्य प्रमुख परागणकर्ता कीट। तो सबसे पहले जानेंगे कि कौन कौन से क्रॉपें हैं, यानी ऐसी कौन से फसलें हैं जिनमें कीटों द्वारा पॉलिनेशन होता है। तो पहले जान लेते हैं ऐसी फसलों को। ऐसी कई प्रभावी परागणकर्ता फसलें होती हैं जिनमें कीटों द्वारा होती हैं। तो पहली जो फसल है उनका साइंटिफिक नाम इस तरफ ले रखा है मैंने उस फसल का। तो पहला जो है गाजर, इसमें कीटों के द्वारा होता है। दूसरा सरसों है, उसके बाद लीक आ जाता है, उसके बाद बादाम। इन सब में क्या होता है कि कीटों के द्वारा, किसके द्वारा? कीटों के द्वारा परागण हो जाता है। अब कौन कौन से कीट हैं उनकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर हेडिंग पड़ी हुई है अन्य परागणकर्ता कीटों के उदाहरण। तो पहले कीट कौन कौन से हैं? देखिए, जब मैंने अभी एग्जाम्पल ही दे रखा है, सबसे पहला कि हनी बी, तो पहला नाम किसका आ जाएगा? हनी बी का आ जाएगा। ओके, उसके बाद आती है एकाकी मधुमक्खियाँ यानी सोलिटरी बीस। ये सोलिटरी बीस उसी में आ जाती हैं, किसमें? नॉन एपिस में। किसमें? नॉन एपिस में। ये भी नॉन एपिस टाइप की मधुमक्खियाँ होती है, कल मैंने पढ़ाया था आपको। उसके बाद जो अगली बात करते हैं प्रजातियाँ, देखिए ये ज़्यादातर नॉन एपिस वाली आ रही हैं। तो भौरा प्रजाति भी नॉन एपिस है। ओके, उसके पराग ततैया, ये भी पराग ततैया जो है
ये भी पॉलिनेशन का काम करती है। उसकी आंट्स यानी जो चींटियाँ होती है ये भी पॉलिनेशन का काम करती है। और 6 नंबर पर है मक्खियाँ। और ये मक्खियाँ कई प्रकार की होती हैं, जैसे बीज फ्लाइस हो गया और होवर फ्लाइस यानी मॉस्किटोस। मॉस्किटोस क्या है, मच्छर क्या है हमारे, वो भी एक प्रकार की मक्खियाँ ही तो हैं। उसके बाद आती हैं तितलियाँ। क्या आती हैं, तितलियाँ और पतंगे। अब इसमें बटरफ्लाइज हो गया, मोथ आ जाते हैं, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद आते हैं फूल भृंग। कौन से हैं, 8वें पॉइंट जो हमने लिख रखा है वो क्या है, फूल भृंग यानी फ्लावर बीटल्स। ओके, कई बार कुछ चीज़ें हम हिंदी नाम से नहीं समझ पाते, इंग्लिश नाम से समझ पाते हैं, इसलिए उनके इंग्लिश नाम भी इंपॉर्टेंस होते हैं, इसलिए लिख दिए जाते हैं। उसके बाद विशेष परागणकर्ता कीट की अगर बात करें, हम किसकी बात करें, पहले इसे मैं रफ कर देता हूँ। ओके, रफ हो गया। अब विशेष परागणकर्ता कीट की बात कर लेते हैं, तो वो है वेविल। ये देखिए पॉम ऑयल के में परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये एक एग्जाम्पल दे रखा है कि आप इस तरह हेडिंग डालकर लिख सकते हैं कि ये वाला कीट इस फला क्रॉप में परागण करता है, इस और विशेष का कोई मतलब होता नहीं है। ऐसा लिखने से बस ये होगा कि अध्यापक की दृष्टि आपके इस सेक्शन पर जाएगी, आपको मार्क्स ज़्यादा मिल जाएंगे। और एक पॉइंट भी याद हो जाएगा आपको कि किसी इस क्रॉप में इस फले मतलब इस इंसेक्ट के द्वारा ही परागण होता है, तो ये ऐसे आपको पता चल जाएगा। अब परागण की बात तो हमने कर ली, अब बात करते हैं दूसरे लाभ की। परागण के अतिरिक्त क्या लाभ हैं इनके, तो दूसरा जो लाभ होता है वो प्राकृतिक शत्रु का होता है, यानी नेचुरल इनेमीज का होता है। कीट, परभक्षी और परजीवी। देखिए नेचुरल इनेमीज जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या होंगे, एक दूसरे के शत्रु होंगे, यानी एक दूसरे को दबा देंगे, यानी एक दूसरे को खा जाएंगे या फिर उस स्थान से भगा देंगे, यानी इनमें प्रतिस्पर्धा होती है, नाम से ये पता चल रहा है। वे कीट जो अन्य कीटों विशेष रूप से पौधों के हानिकारक कीटों पेस्ट को मारने और उन पर भोजन करते हैं, क्या उन्हें मार देते हैं और उन्हें खा जाते हैं, उन्हें प्राकृतिक शत्रु या नेचुरल एनिमीज कहा जाता है। सामान्य डिफिनेशन ये है, वे कीट जो दूसरे कीट को मार देते हैं और उन्हें खा जाते हैं या फिर कह हैं उसके प्रति डोमिनेंट होते हैं, तो उन्हें हम क्या कह देते हैं, प्राकृतिक शत्रु कह देते हैं या फिर नेचुरल एनिमी कह देते हैं इंग्लिश में। अब यह प्रक्रिया प्राकृतिक जैविक नियंत्रण यानी नेचुरल बायोलॉजिकल कंट्रोल कहलाती है। इसी प्रकार आपको नेचुरल बायोलॉजिकल कंट्रोल की डिफिनीशन भी पता चल गई कि कीटों के द्वारा या फिर जैविक रूप से कीटों का नियंत्रण करना बायोलॉजिकल कंट्रोल कहलाता है, नेचुरल बायोलॉजिकल कंट्रोल कहलाता है। उदाहरण भी देख लेते हैं क्योंकि उदाहरण तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कल भी मैंने लेडी बर्ड बीटल की बात की थी, आज भी लेडी बर्ड बीटल की बात कर रहा हूँ। तो लेडी बीटल करती क्या है, ये लेडी बग, इसे लेडी बग भी कहा जाता है और ये हानिकारक कीटों का भक्षण कर प्राकृतिक कीट नियंत्रण में सहायता करती है। ये जो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये जो हमारी माहू की होती है क्रॉप, माहू की क्रॉप बता रहा हूँ, ये सरसों की क्रॉप होती है, उसमें माहू की समस्या हो जाती है ना, एफिड की। तो ये जो लेडी बर्ड बीटल होती है माहू को अपना होस्ट बना लेती है, उसे खा जाती है, तो माहू की समस्या खत्म हो जाती है। इस प्रकार जब होस्ट ही बना लिया, खा गई तो बात ही खत्म। जो सरसों में लग रही है माहू की समस्या, उसे लेडी बर्ड बीटल द्वारा रोका जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं खेत में तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, उसके बाद आती है खरपतवार नियंत्रण की। भैया खरपतवार तो यार नियंत्रित ही होते हैं किससे, हम रासायनिक कीटनाशकों से ही कर पाते हैं। कीटनाशक नहीं, मतलब जो रासायनिक खरपतवार नाशी होते हैं उनसे ही कर पाते हैं। ऐसा कौन से कीट हो गए जो खरपतवार को नष्ट कर देंगे, समझिए खरपतवार कुछ और तो नहीं है, वो क्या है, एक पौधा ही तो है। क्या है, पौधा ही तो है। और जो फसल है वो भी क्या है, पौधा है। अब जब फसल वाले पौधे को कोई कीट नुकसान पहुंचा सकता है, तो खरपतवार वाले कीट को, उसको पौधे को कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचा सकता, बताइए, पहुंचा सकता है। उसी प्रकार जो कुछ कीट होते हैं उन
खरपतवारों को भी नुकसान पहुंचाते हैं और उन्हें क्षति पहुंचा देते हैं, जिससे वो अंकुरित नहीं हो पाते, वो मर जाते हैं। इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं जिससे खरपतवार नियंत्रण हो जाता है। अब मैंने अपने शब्दों में बता दिया, अब पीडीएफ वाले शब्दों में भी इसे पढ़ लेते हैं। तो क्या लिखा है पढ़ते हैं। बहुत से कीट अवांछनीय खरपतवारों यानी अनवांटेड वीड्स को उसी प्रकार खाते हैं जैसे वे खेती की फसलों को खाते हैं। वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई। उसके बाद कुछ प्रमुख बायो एजेंट्स देखेंगे जो कि कुछ लक्षित खरपतवार को मार देते हैं, यानी वीड्स को नष्ट कर देते हैं। अब ये सारणी के माध्यम से हम देखेंगे। तो देखिए पहले नंबर पर मैंने रखा है लीफ बीटल को। ये कैमराना लेंटाना नाम का जो वीड होता है उसे मार देता है, यानी उसको नियंत्रण करने में सहायक होता है। उसके बाद दूसरे पर है कॉमन क्रैप। कॉमन क्रैप क्या होता है? जलीय खरपतवार जो होते हैं यानी एक्वेटिक वीड्स होते हैं, उनके नियंत्रण में सहायक होता है। इसी प्रकार आगे अगर हम देखें तो तीसरे नंबर पर है मैनाटी या सीगाय। ये जलकुंभी के नियंत्रण में सहायक है। देखिए जो जलाशय होते हैं उनमें जलकुंभी की एक बहुत बड़ी समस्या होती है, पूरे के पूरे तालाब को छा लेती है, वो पूरा ढक लेती है, जलकुंभी ही दिखाई पड़ती है। उसी प्रकार चौथे नंबर पर है जायगोग्रामा बाइक्लोराटा। ये क्या करती है? पार्थेनियम कांग्रेस ग्रास। हम सब जानते हैं कि कांग्रेस ग्रास कितनी बड़ी समस्या है, और जब ये आई थी हरित क्रांति के समय, और हरित क्रांति के समय कह सकते हैं, या फिर जब अमेरिका से गेहूं मंगाया गया था तब ये आ गई थी उसके साथ में, क्योंकि उन्होंने अच्छा गुणवत्तापूर्ण गेहूं नहीं भेजा था हमें, इस कारण ये आ गई थी। इसके नियंत्रण में ये कीट क्या होता है? हेल्पफुल होता है। उसके बाद अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें किस प्रकार करते हैं, तो अगला इम्पोर्टेंस ये होता है, हम क्या चाहते हैं कि हमारी भूमि उपजाऊ हो, हमारी मृदा जो है उसकी दशा अच्छी हो। तो उसकी दशा को सुधारने वाले यानी मृदा सुधारक कीटों की बात करेंगे हम इसमें, सॉइल बिल्डर्स इंसेक्ट की। ऐसे कौन कौन से हैं इसे पढ़ते हैं, फिर मैं बताता हूं आपको। भूमिगत कीटों की भूमिका। देखिए मृदा में रहने वाले कीट सुरंग बनाते हैं। क्या करते हैं? सुरंग बनाते हैं, जिससे छोटे जीवों जल, वायु और जड़ों के संचरण के लिए मार्ग बनता है। क्या? इसे ऐसा समझिए, क्या है कि एक आपके पास भूमि है, उसमें जीव हैं, तो वो क्या करेंगे? वो अपने रहने के लिए उसमें मार्ग बनाएंगे, और वही मार्ग आपके जल को प्रवाह में, भूमि के भीतर जल के प्रवाह में कार्य करेगा, और वही पोर्स आपको हेल्प करेंगे वायु के मृदा में प्रवेश करने के लिए, यानी एरेशन को बढ़ाने में वो सहायक होंगे। उसी प्रकार अगला पॉइंट है, ये कीट मिट्टी के वातन यानी सॉइल एरेशन को सुधार करते हैं, सॉइल एरेशन में सुधार करते हैं, वही बात जो मैंने आपको बताई। उसके बाद केचुआ यानी अर्थवॉर्म। अन्य कीट मिट्टी की पोषक तत्वों के चक्र न्यूट्रिएंट साइकिल को बढ़ावा देते हैं। देखिए हम सब जानते हैं कि केचुआ क्या करता है, ये मृदा को उर्वरक बना देता है। केचुआ जो होता है इसे किसान मित्र यूं ही नहीं कहा जाता, क्योंकि इसके कुछ फायदे हैं और कुछ क्या बहुत फायदे होते हैं। ऑर्गेनिक रूप से अगर बात करें, ऑर्गेनिक खेती में इसका बहुत बड़ा योगदान है। अगर मृदा को सुधारने की बात करें तो केचुओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके बाद बात करेंगे मिट्टी की भौतिक संरचना और उर्वरकता में सुधार करते हैं। देखिए अगर एरेशन अच्छा हो गया है, जल जो प्रवाह हो रहा है वो अच्छा हो गया, तो हम कह सकते हैं कि मिट्टी की भौतिक गुणवत्ता में सुधार हुआ कि नहीं हुआ। और जब मिट्टी की गुणवत्ता सुधार होगी और मतलब भौतिक संरचना सुधार होगी, तो उसकी उर्वरकता भी तो सुधार होगी, फसल उगने में भी तो सहायता करेगी। और फसल उगना ही तो क्या है? हमारी उर्वरकता है। इसके बाद बात करते हैं एक कीट की गोबर भृंग यानी डंक बीटल का योगदान। डंक बीटल का योगदान, इसे थोड़ा ऊपर करते हैं फिर पढ़ते हैं। क्या? छोटे गोबर भृंग यानी स्मॉल डंक बीटल सुरंगों
की दीवारों को गोबर से बनाते हैं और गोबर के गोले यानी डंक बॉल्स बनाते हैं, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने में सहायता मिलती है। और कीटों का मलमूत्र इंसेक्ट एक्सट्रेटा भी मिट्टी को समृद्ध बनाता है। उसके बाद बात करें मृदा सुधारक कीटों के उदाहरण। एक तो कीट है नहीं, जैसे हमने परागण में पढ़ा या फिर जिस प्रकार हमने वीड किलर्स पढ़े हैं, तो इसी प्रकार अदर कीट्स हैं वो भी देख लेते हैं। इसमें भृंग आ जाती हैं, चींटियाँ आ जाती हैं, कटवर्म्स आ जाते हैं, मक्खियों के लार्वा आ जाते हैं, क्रिकेट्स यानी झींगुर आ जाते हैं, दीमक आ जाते हैं, ततैया आ जाती हैं। ये सब क्या आ जाते हैं मृदा को सुधार करने वाले में। देखिए हम हर चीज़ के नुकसान भी देख सकते हैं और उसके लाभ भी देख सकते हैं। अब डिपेंड क्या करता है कि किस चीज़ से हमें लाभ ज़्यादा हो रहा है या फिर हानि ज़्यादा हो रही है। अगर हानि ज़्यादा हो रही है तो वो हानिकारक है और लाभ ज़्यादा हो रहा है तो लाभकारी है। यानी हम कह सकते हैं विशेषताएं ही किसी चीज़ की परिभाषा निर्धारित करते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला लेक्चर है वो बी कीपिंग पर है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।